अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे का चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने सुन्न पड़े दाहिने हाथ को उठाया, अपने शरीर के उस खूनी घाव पर रखा और जबरदस्ती उस घाव को बर्फ से सील कर दिया। वो अच्छे से जानता था कि ड्रैगन गॉड के मैरो ने आज फिर उसकी जान बचा ली है, वरना उस स्वॉर्ड ब्लास्ट ने उसके शरीर को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया होता। जुन शिलेई की आंखें ठंडी और सुन्न थी। दर्शक काफी देर तक उसे पागलों की तरह घूरते रहे। वो नेमलेस स्वॉर्ड की ताकत से हैरान नहीं थे। वो इसलिए सन्न थे क्योंकि युनचे ने किसी तरह उस भयानक हमले को सीधे अपने सीने पर झेल लिया था। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि युनचे ने सच में उस हमले को रोक लिया था। उसने ताकत के बल पर उस खौफनाक हमले को रोक लिया था। अब आगे मतलब साफ था, वो स्वॉर्ड सॉवरेन की स्वॉर्ड थी। वो एक ऐसा स्वॉर्ड ब्लास्ट था जिसे जुन शिलेई ने अपना ब्लड एसेंस, टैलेंट और यहां तक कि अपनी जान दांव पर लगाकर छोड़ा था। पर फिर भी किसी तरह युनचे ने उसे रोक लिया था। दर्शक अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। हुओ रूली ने अपनी हैरानी से बाहर आते हुए अपनी आंखें जोर से मली। उन्होंने देखा कि युनचे बुरी तरह घायल है। उसकी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड दूर गिर चुकी है, उसका ऑरा बिखरा हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब है। पर इन सबसे यह सच नहीं बदलता कि उसने नेमलेस स्वॉर्ड के ब्लास्ट को सीधे झेला और बस कुछ ही सांसों में वापस खड़ा हो गया। शुई यिंगहेन का मुंह खुला का खुला रह गया और वो बड़बड़ाया कि ये कैसे मुमकिन है। शुई कियानहेंग भी काफी देर तक चुप रहे। ये नतीजा उनके लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था। इधर शुई मेन ने अपने छोटे छोटे हाथ अपने सीने पर रखे और महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसके चेहरे पर कुछ रंग वापस आया तो उसने धीरे से कहा कि उसे पता था कि उसके बिग ब्रदर को कुछ नहीं होगा। ये बहुत अच्छा हुआ। शुई यिंग्युए ने अपनी बहन को एक अजीब सी नजर से देखा। पहले उसे लगता था कि युनचे के लिए शुई मेन का ये पागलपन बस एक बचपना है या सोल बैटल हारने का असर है जो जल्दी ठीक हो जाएगा। पर आज उसने अपनी बहन की आंखों में जो फिक्र, बेचैनी और डर देखा था, वैसा पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि उसकी आंखों में आंसू भी थे। ये सब इशारे कर रहे थे कि शुई मेन सच में युनचे के लिए फीलिंग्स रखती है, चाहे वजह जो भी हो। कम से कम ये कोई बचपना तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन दिक्कत यह थी कि युनचे की मुसीबत अभी टली नहीं थी। युनचे को घूरते हुए जुन शिलेई ने नेमलेस स्वॉर्ड को एक बार फिर हवा में ऊंचा उठाया। एक अनदेखी ताकत आसमान में उठने लगी। बस अब बहुत हो गया। जुन वुमिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आवाज इतनी लाचार पहले कभी नहीं लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब जुन शिलेई को रोकना नामुमकिन है, खासकर तब जब वो पहले ही हार मान चुके थे। स्वॉर्ड की ताकत फिर से इकट्ठा होने लगी, जिससे आसमान में अंधेरा छा गया। बादलों का असली रंग कहीं नहीं दिख रहा था और माहौल इतना भारी हो गया था कि किसी के भी फेफड़ों से खून निकाल दे। जिस पर निशाना था, यानी युनचे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी शैतान के दांतों के बीच फंसा हो। उसका शरीर न चाहते हुए भी डर से कांप रहा था। हर कोई महसूस कर सकता था कि यह नया हमला पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर था। वो रूली जोर से चिल्लाई कि पीछे हट जाओ युनचे, तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम ये मैच पहले ही जीत चुके हो। वो रूली को लगता था कि युनचे ने नेमलेस स्वॉर्ड का खौफ देख लिया है और ये दूसरा हमला पहले वाले से भी ज्यादा जानलेवा होने वाला था। पहले हमले से ही वो इतनी बुरी तरह घायल था। युनचे को ये बात समझनी चाहिए थी कि वो एक और हमला नहीं झेल सकता। उन्हें लगा कि युनचे ने पहले हमले में हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो बहुत घमंडी है और उसे नेमलेस स्वॉर्ड की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। पर अब जब वो उसे झेल चुका है तो उसे सही फैसला लेना चाहिए। वो रूली की नजर में युनचे बहुत चालाक था। चाहे वो कितना भी घमंडी हो, वो अपने घमंड के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। पर यहीं पर असली मोड़ आता है। युनचे एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसने नेमलेस स्वॉर्ड को नजरअंदाज किया,
अपना हाथ आगे बढ़ाया और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को वापस बुला लिया। पर सबको हैरान करते हुए उसने स्वॉर्ड को अपने सामने रखने के बजाय वापस रख लिया। उसके चारों तरफ की आग भी पूरी तरह बुझ चुकी थी। उसकी जगह आइस फिनिक्स की हल्की नीली रोशनी ने ले ली। एक लंबी चीख गूंजी और प्रोफाउंड हैंडल गॉड मैनिफेस्टेशन फिर से सामने आ गया। इस बार ये आइस फिनिक्स था। युनचे की हरकत देखकर सब फिर सन्न रह गए। ये साफ था कि वो जुन शिलेई का दूसरा हमला झेलने की तैयारी कर रहा था। हुओ रूली के रोंगटे खड़े हो गए और वो गुस्से में दहाड़े कि क्या ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। क्रैक क्रैक क्रैक। युनचे और आइस फिनिक्स मैनिफेस्ट गॉड दोनों से बार बार नीली रोशनी चमकने लगी और उन्होंने अपने और जुन शिलेई के बीच कई बर्फ के डिफेंसेस खड़े कर दिए। बस कुछ ही सांसों में आधे से ज्यादा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज बर्फ के पहाड़ों और जमे हुए मैदान से ढक गया। और ठीक उसी पल जुन शिलेई की तैयारी पूरी हुई और उसने दूसरी बार नेमलेस स्वॉर्ड चला दी। ये पहले जैसा ही पोज था, वही बेसिक स्वॉर्ड ब्लास्ट। पर जैसे ही जुन शिलेई ने अपना हमला छोड़ा, युनचे को लगा जैसे स्वॉर्ड की भयानक ताकत से उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। मौत के उस खौफनाक इशारे ने जो सीधे उसके दिल और सोल को चीर रहा था, युनचे को बता दिया कि यह नया हमला पहले वाले से लगभग 2 गुना ताकतवर था। दर्शकों की चीखें भी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, पर पिछली बार की तरह युनचे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ उस बेजोड़ ताकत ने निगल लिया था जो इस स्टेज की थी ही नहीं। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही नेमलेस स्वॉर्ड का ब्लास्ट उन खड़े किए गए डिफेंसेस को चीरने लगा, युनचे पूरी तेजी से पीछे हटा। बर्फ ऐसे टूट रही थी जैसे सड़ी हुई लकड़ी हो, पर ब्लास्ट की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। आइस फिनिक्स और उसने जो भी डिफेंसेस बनाए थे वो पल भर में धूल बन गए। हवा को चीरते हुए फिनिक्स की एक लंबी चीख गूंजी और इससे पहले कि कोई समझ पाता, आइस फिनिक्स, जो अब नॉर्मल से कई गुना बड़ा हो चुका था, नीले क्रिस्टल से ढकी एक चमकती हुई बर्फ की बीम की तरह सीधे स्वॉर्ड ब्लास्ट की तरफ झपटा। एक खूबसूरत सी रोशनी कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर खिल उठी, जिसने पूरे आसमान को एक सपनों जैसी नीली रोशनी में ढक लिया। स्वॉर्ड ब्लास्ट अभी भी सीधे युनचे की तरफ आ रहा था। इस बार सबको साफ दिख रहा था कि आइस फिनिक्स ने अपनी कुर्बानी देकर उसकी ताकत कम कर दी है, पर यह अभी भी एक बहुत ही खौफनाक हमला था। युनचे रुक गया। उसने इस बचे हुए समय का इस्तेमाल अपनी ताकत को चरम पर ले जाने के लिए किया। रंबलिंग हेवन की वो घनी लाल प्रोफाउंड एनर्जी इतनी जोर से काम रही थी कि लग रहा था कभी भी बेकाबू हो जाएगी। अपनी नजरों और स्पिरिचुअल परसेप्शन से स्वॉर्ड ब्लास्ट को लॉक करते हुए युनचे ने अचानक अपने हाथ खोल दिए। सीलिंग, क्लाउड, लॉकिंग, सन। उसके शरीर से प्रोफाउंड एनर्जी फट पड़ी और युनचे ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और ताकतवर इविल गॉड बैरियर खड़ा कर दिया। वो इविल गॉड बैरियर पलक झपकते ही कई किलोमीटर दूर तक फैल गया और उसी समय स्वॉर्ड ब्लास्ट उस इविल गॉड बैरियर से जा टकराया। टकराने की आवाज इतनी तीखी थी कि लग रहा था हजारों आरी किसी के दिल को चीर रही हों। पर स्पेक्टेटर स्टैंड्स में किसी ने भी अपने कान बंद नहीं किए। वो सब बिना पलक झपकाए कॉन्फर्ट गॉड स्टेज को घूर रहे थे। वो आता हुआ स्वॉर्ड ब्लास्ट बीच में ही रुक गया था। जैसे ही दोनों ताकतें एक दूसरे से टकराई, वो खौफनाक चीखने की आवाज जारी रही, पर वो आधा ट्रांसपेरेंट बैरियर अपना काम कर रहा था। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये टक्कर बस एक सांस तक ही टिक पाई। जैसे ही चीखने की आवाज और तेज हुई, इविल गॉड बैरियर तेजी से सिकुड़ने लगा। 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 300 मीटर। इस दबाव से युनचे का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया, पर वो अपनी पूरी ताकत उस बैरियर में डालता रहा। लेकिन इविल गॉड बैरियर तेजी से सिकुड़ता गया जब तक कि वो मुश्किल से 100 मीटर चौड़ा नहीं रह गया। स्वॉर्ड ब्लास्ट की ताकत पक्का कम हो रही थी, पर फिर भी इसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। हालांकि इविल गॉड बैरियर के सिकुड़ने की स्पीड कम हो रही थी,
पर इसकी ताकत अभी भी हर कदम पर स्वॉर्ड ब्लास्ट से कम ही थी। आखिरकार जब इविल गॉड बैरियर 30 मीटर से भी कम चौड़ा रह गया तो उसका सिकुड़ना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो बस मुश्किल से स्वॉर्ड ब्लास्ट को रोक पा रहा है, पर इस वक्त तक इविल गॉड बैरियर पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था और अचानक एक सफेद दरार फैली और पल भर में उसके आधे से ज्यादा हिस्से को ढक लिया। युनचे ऐसे पसीने से भीग गया था जैसे बारिश में खड़ा हो। उसके शरीर की लगभग हर मांसपेशी पागलों की तरह कांप रही थी। इविल गॉड बैरियर को एक सांस के लिए भी बनाए रखने में बहुत एनर्जी लगती है और ये तो पूरी ताकत वाला इविल गॉड बैरियर था। युनचे को समझ आ गया था कि वो और उसका बैरियर अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं। नहीं, ऐसे नहीं। युनचे की आंखों में धीरे धीरे एक बेरहमी आ गई। उसने अपने दांत पीसे और अचानक उसके शरीर पर आग लग गई जो बहकर इविल गॉड बैरियर में जाने लगी। उसने जल्दी ही उस रंगहीन बैरियर को आग के बैरियर में बदल दिया। अचानक इविल गॉड बैरियर फटकर गोल्डन फ्लेम्स के एक विशाल समंदर में बदल गया, जिससे नेमलेस स्वॉर्ड का ब्लास्ट भी उसी जगह पर फट गया। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया और टूटे हुए जेड के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। युनचे आग से किसी उल्कापिन की तरह तेज बाहर फेंका गया। इस धमाके ने उसके सीने का घाव फिर से खोल दिया था और खून एक बार फिर हर जगह फैल गया। बाम! युनचे हवा में कई किलोमीटर तक उड़ा और फिर जोर से जमीन पर गिरा, पर यह टक्कर उसकी स्पीड को रोकने के लिए काफी नहीं थी और उसका खून से लथपथ शरीर पीछे की तरफ उछलता चला गया और वो कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के एकदम किनारे पर पहुंच चुका था। धमाके ने युनचे को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी और उसे ब्लास्ट जोन से दूर फेंक दिया था। अगर मान भी ले कि वो इस टक्कर के बाद जिंदा और होश में था, तो भी उसके पास अपनी स्पीड को रोकने की कोई ताकत नहीं बची थी। नतीजा पहले से ही तय लग रहा था। जब सबको लगा कि युनचे बाउंड्री पार कर जाएगा और मैच हार जाएगा, तभी अचानक उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकली और आइस फीनिक्स में बदल गई। मैनिफेस्ट गॉड ने अपने पंख फड़फड़ाए, युनचे के पीछे बर्फ की बारिश की और उसे वापस वही धकेल दिया जहां से वो आया था। असल बात तो यह है कि प्रोफाउंड हैंडल को सिर्फ एक सोच से चलाया जा सकता था। इसके लिए ना तो हिलने डुलने की जरूरत थी और ना ही प्रोफाउंड एनर्जी की। यह प्रोफाउंड हैंडल की सबसे अच्छी बातों में से एक थी। बान! युनचे वापस कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर आ गिरा। उसकी हड्डियां ऐसे दुख रही थी जैसे टूटकर बिखर रही हों और उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द की लहर दौड़ रही थी। आइस फीनिक्स तुरंत वापस चला गया क्योंकि उसके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। अपना खुद का वजन उठाना भी अब मुश्किल हो रहा था। युनचे ने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने सारे घावों को बर्फ से वापस सील कर दिया। दर्द से कांपते हुए भी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो आखिरकार जुन शिलेई का दूसरा हमला रोकने में कामयाब हो गया था। उसे अपनी लगभग सारी ताकत लगानी पड़ी थी और टक्कर ने उसे पहले की तरह ही बुरी तरह घायल कर दिया था, पर फिर भी उसने उस हमले को पक्का रोक लिया था। उसने फिर से कर दिखाया। ये सोच हर किसी के दिल और सोल में एक सपने जैसी आवाज की तरह गूंज उठी। शुई कियानहेंग ने गहरी सांस ली और धीरे से खुद से कहा, ये यकीन के बाहर है। इसके पास अभी और कितने ट्रम्प कार्ड्स बचे हैं। शुई इंग्युए काफी देर तक स्टेज को खाली नजरों से देखती रही। फिर उसने एक लंबी आह भरते हुए कहा, मैं इसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूं। शुई इंगेन ने उलझन में पूछा, क्या तुमने अभी क्या कहा सेकेंड्स? शुई इंग्युए की आवाज इस बार बहुत शांत थी। मैं इसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूं। कम से कम मैं अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस हमले को नहीं रोक पाती। शुई कियानहेंग ने उसे तिरछी नजर से देखा पर कुछ नहीं बोले। शुई इंगेन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। शुई इंग्युए ने आगे कहा, इसका मतलब यह भी है कि जुन शिले तब भी इसके सामने कुछ नहीं है, भले ही शुरू में युनचे ने उसे धोखा ना दिया हो।
युन चे के ऐसा करने के दो कारण हैं। पहला, वो जुन शिलेई से बदला लेना चाहता था, और दूसरा, वो अपनी ताकत छुपाना चाहता था। उसने थोड़ा ऊपर देखते हुए कहा, उसका निशाना जुन शिलेई या मैं नहीं, वो लुओ चांगशेंग को हराने की प्लानिंग कर रहा है। युन चे को स्टेज से गए हुए बस 3 दिन हुए थे, पर उसकी नई ताकत ने पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन को हिला कर रख दिया था। और सबसे बड़ी बात, इस लड़के ने अभी तक अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स नहीं दिखाए थे। स्पेक्टेटर स्टैंड्स और पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के लोग खून से लथपथ युन चे को घूर रहे थे। वो बहुत बुरी तरह घायल था और जमीन पर गिर पड़ा था। उसे खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी, पर कोई भी उसकी इस बुरी हालत पर हंस नहीं रहा था या उसे नीची नजर से नहीं देख रहा था। यहां तक कि स्टार रियल्म्स के रियल्म किंग्स के दिलों की धड़कनें भी बेकाबू हो रही थी। कॉन्फर्ड गॉड बैटल की शुरुआत में युन चे पर शक किया गया, उसे ताने मारे गए और सारे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स के लिए एक शर्म की बात कहा गया। फिर उसने अपनी ताकत से सबको हैरान कर दिया और पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन को हिला दिया। हर बार जब वो स्टेज पर आता, वो उनके होश उड़ाने का एक नया लेवल सेट करता। हर बार जब वो कॉन्फर्ड गॉड स्टेज पर खड़ा होता, लोगों को उसके बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ती। अब तो स्टनिंग शब्द भी उनके इस तजुर्बे को बयान करने के लिए छोटा पड़ रहा था। दर्शकों में ऐसे बेजोड़ एक्सपर्ट्स बैठे थे जो हजारों या दसियों हजार सालों से जिंदा थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में अनगिनत गजब के जीनियसेस देखे थे। पर भले ही फ्यूचर में कोई और जुन शिलेई या लुओ चांगशेंग आ जाए, वो किसी दूसरे युन चे के होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। युन चे ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और अपने दोनों हाथों के सहारे खुद को उठाया। वो बस फर्श को धक्का देकर खड़ा होने ही वाला था कि अचानक वो जम गया और सामने की तरफ देखने लगा। दूर जुन शिलेई के काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों का फोकस खत्म हो रहा था और उसकी लाइफ प्रेजेंस एक सूखी टहनी की तरह कमजोर हो गई थी। पर इसमें कोई शक नहीं था कि वो धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड को वापस उठा रही थी, ताकि वो फिर से उस ताकत को इकट्ठा कर सके जो हवाओं और बादलों तक को बदल देती है। युन चे के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस स्वॉर्ड को तीसरी बार चलाने वाली है? जुन शिलेई की इस हरकत ने सिर्फ युन चे को ही हैरान नहीं किया था। वहां मौजूद हर कोई, चाहे बूढ़ा हो या जवान, या तो अपनी भौहें सिकोड़ रहा था या इस सीन को देखकर सन्न था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जुन शिलेई इतनी दूर क्यों जाएगी। ऑनरेबल क्यों हुई, जो हमेशा बिना किसी भेदभाव के फैसले करते थे और कभी कॉन्फर्ड गॉड बैटल में बीच में नहीं आते थे, उन्होंने भी खुद को जुन शिलेई को रोकने से नहीं रोक पाए। जुन शिलेई, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? जुन वुमिंग ने आप भरते हुए कहा, लिया, तुमने पहले 2 हमलों में जो वाइटल एनर्जी और ब्लड एसेंस इस्तेमाल किया है, मैं उसकी भरपाई कर सकता हूं। पर अगर तुमने उस हथियार को तीसरी बार चलाया तो कोई वापसी नहीं होगी। जुन वुमिंग आंखें बंद करके बहुत शांत आवाज में बोल रहे थे, पर उनके शब्दों से खून टपकता हुआ साफ महसूस हो रहा था। तुम उसे मार सकती हो, पर तुम इसके साथ अपना फ्यूचर और मेरी सारी उम्मीदें भी दफना दोगी, और ये सब सिर्फ एक पल के गुस्से के लिए। क्या ये सच में इसके लायक है? जुन शिलेई के हाथ पागलों की तरह कांप रहे थे। उसके चेहरे पर जरा भी खून नहीं बचा था और उसके सफेद कपड़े पूरी तरह लाल हो चुके थे। पर वो जो ताकत इकट्ठा कर रही थी, वो एक पल के लिए भी नहीं डगमगाई। उसने युन चे पर अपना निशाना बनाए रखा और उसे दबाना जारी रखा। उसकी वाइटैलिटी लगातार कम हो रही थी और उसकी आंखें अपना सारा फोकस खोने वाली थी। पर युन चे के लिए उसकी नफरत में एक रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। युन चे की ज्यादातर प्रोफाउंड एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो स्वॉर्ड की उस खौफनाक ताकत से बचने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। असल में वो जमीन पर घुटने के बल बैठा हुआ था और एक मांसपेशी भी मुश्किल से हिला पा रहा था। इस हालत में
वो चाहे भी तो कॉन्फर्ट गॉड स्टेज से भाग नहीं सकता था। युनचे दांत पीसते और जोर जोर से सांसें लेते हुए जुन शिलेई को घूर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि वो एक और हमला नहीं झेल सकता। अगर जुन शिलेई ने अपनी स्वॉर्ड चलाई तो वो मारा जाएगा। जब तक कि वो मून स्टार रेस्टोरेशन इस्तेमाल ना करे या कोई मैच के बीच में ना आ जाए। पर यह कॉन्फर्ट गॉड बैटल थी, किसी को भी बीच में आने की इजाजत नहीं थी, भले ही इसका नतीजा किसी गॉड चाइल्ड की मौत ही क्यों ना हो। और रही बात मून स्टार रेस्टोरेशन की, तो वो एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था जिसे वो जिंदगी या मौत के सवाल के बिना बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता था, खासकर तब जब पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन की नजरें उस पर टिकी हों। इसके मुकाबले जुन शिलेई का अपनी स्वॉर्ड चलाते ही और उसे मारने की कोशिश करते ही मरना लगभग तय था। अगर वो किसी तरह बच भी गई तो वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगी। अचानक युनचे को जुन शिलेई की बेइज्जती करने के अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा हुआ। उसे पछतावा इसलिए हुआ क्योंकि जुन शिलेई पूरी तरह से पागल थी। वो भी उसी की तरह पागल थी। अगर उसका मकसद अपनी जान बचाना था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो तुरंत हार मान ले। इससे मू बिंगयुन, जुन वुमिंग और बाकी लोग सीधे बीच में आ सकेंगे और उसे इस मुसीबत से बचा लेंगे। पर हुओ पॉयुन ने हड़बड़ाहट में चिल्लाकर कहा, ब्रदर युन, वो पागल हो चुकी है। अगर तुमने अभी हार नहीं मानी तो तुम सच में मारे जाओगे। युनचे की सांसें और भारी होती गई, पर उसकी नजरें एक पल के लिए भी नहीं डगमगाई। मू बिंगयुन हवा में उड़ी और चिल्लाई, युनचे, तुम इस कॉन्फर्ट गॉड बैटल के सबसे बड़े विनर पहले ही बन चुके हो। अगर तुम एक पल के घमंड के लिए अपनी जान गंवा दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। अभी हार मान लो। मू बिंगयुन ने अपनी पूरी सख्ती से कहा, मैं तुम्हें हुक्म देती हूं कि अभी हार मान लो। बिग ब्रदर युनचे, शुई मेइन डर से सिकुड़ गई थी और बेचैनी से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। तभी अचानक उसने ध्यान दिया कि युनचे लगातार जुन शिलेई की आंखों में घूर रहा था। थोड़ी देर के कंफ्यूजन के बाद अचानक उसकी आंखों में एक समझ की चमक आ गई। अभी सबकी नजरें युनचे पर टिकी थी। उनके हिसाब से इस हालत में हार मानना ही युनचे के लिए सबसे सही और इकलौता रास्ता था। जुन शिलेई भले ही अपना दिमागी संतुलन खो चुकी हो, पर वो नहीं। अगर उसने हार मानने से मना कर दिया तो ईस्टर्न डिवाइन रीजन एक साथ 2 गॉड चिल्ड्रन खो सकता है। अगर वो हार मान लेता तो जुन शिलेई अपनी मौत से बच जाती और हारने की वजह से कोई भी उसे नीची नजर से नहीं देखता। असल में यह कहना बहुत मुश्किल था कि कोई इसे उसकी हार मानेगा भी या नहीं, और इसका उल्टा भी सच था। अगर वो यहां एक पल के घमंड के लिए जुन शिलेई की स्वॉर्ड से मारा जाता तो पक्का आने वाले कई दिनों तक उसका मजाक उड़ाया जाता। पर इतनी सारी मिन्नतों और मू बिंगयुन के सख्त हुक्म के बाद भी युनचे के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। स्वॉर्ड सॉवरेन की सक्सेसर पागल हो चुकी है, ठीक है, पर ये युनचे क्या कर रहा है? आखिर इन दोनों के बीच कैसी दुश्मनी है? ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। क्या सच में एटर्नल हेवन रियल्म इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करेगा? युनचे और जुन शिलेई दोनों ही ईस्टर्न डिवाइन रीजन के गॉड चिल्ड्रन हैं। अगर वो दोनों यहां मारे गए तो इस जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। कॉन्फर्ट गॉड बैटल की इज्जत सबसे बढ़कर है और पूरी ईस्टर्न डिवाइन रीजन इस मैच को देख रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो नियमों का पालन करेंगे। जब मू बिंगयुन ने देखा कि युनचे ने उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया है तो उनकी बेचैनी और बढ़ गई। युनचे, अचानक युनचे ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपना बायां हाथ उठाया। उसकी पुतलियां चमकी और प्रोफाउंड हैंडल और आइस फीनिक्स की सोल उसकी हथेली से बाहर उड़े। पर वो दोनों आइस फीनिक्स मैनिफेस्ट गॉड में नहीं बदले। इसके बजाय वो एक उल्कापिंड की तरह जुन शिलेई की तरफ उड़े और सीधे उसके माथे के बीचों बीच जा लगे। नेमलेस वॉर्ड ने युनचे के शरीर और ताकत को तो दबा दिया था, पर वो उसकी सोल को पूरी तरह नहीं दबा सकी।
जुन शिलेई ने खुद को पूरी तरह निचोड़ लिया था और अपनी ताकत, वाइटैलिटी और स्पिरिट का एक एक कतरा नेमलेस स्वॉर्ड के तीसरे और आखिरी हमले के लिए लगा दिया था। उसके शरीर में सोल डिफेंस का नामोनिशान तक नहीं बचा था। नतीजा यह हुआ कि प्रोफाउंड हैंडल के अंदर छुपी आइस फीनिक्स की सोल बहुत ही आसानी से उसके दिमाग में घुस गई। बूम! जुन शिलेई के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ और एक सपनों जैसी नीली रोशनी उसके पूरे होशोवास पर छा गई। जैसे ही नेमलेस स्वॉर्ड की ताकत बिखरने लगी और वो हथियार खुद जुन शिलेई के हाथ से छूटकर गिर गया, वो लड़की ऐसे पीछे की तरफ गिरी जैसे किसी गुड़िया की सोल अचानक निकल गई हो। ये क्या हुआ? अब जब स्वॉर्ड उसे नहीं दबा रही थी, युनचे अपनी पूरी स्पीड से तुरंत जुन शिलेई की तरफ लपका। जैसे ही जुन शिलेई का शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा, युनचे को उसका पीला पड़ा चेहरा, बेजान आंखें और खून से सने होंठ साफ दिखने लगे। सबसे बड़ी बात, बेहोश होने के बाद भी उसके चेहरे पर नफरत और शर्मिंदगी साफ दिख रही थी, जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक युनचे के दिल में कुछ महसूस हुआ। उसने सोचा, क्या हमारे बीच की नफरत इतनी गहरी है कि वो सिर्फ मौत से ही खत्म हो सकती है? असल बात तो यह है कि वो स्वॉर्ड सॉवरेन की सक्सेसर थी, पर स्नो सॉन्ग रियल्म में उसे एक मिडिल स्टार रियल्म के डिसाइपल के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी थी। और अभी कॉन्फर्ड गॉड बैटल में उसने जुन शिलेई को धोखा दिया, बहुत ही बुरी तरह से हराया और सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सिर्फ अपना और हुओ पोयुन का बदला लेने के लिए। इतना ही नहीं, उसने उसे ताने मारे और स्वॉर्ड सॉवरेन की डिसाइपल होने का उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। क्या इस लड़ाई को इतना आगे बढ़ाने में सच में जुन शिलेई की गलती थी या मेरी? क्या जुन शिलेई एक बुरी इंसान थी? नहीं, वो बस अपने ही भले के लिए जरूरत से ज्यादा घमंडी थी। कम से कम वो लुओ चांगान जैसी घिनौनी इंसान तो बिल्कुल नहीं थी, वरना स्वॉर्ड सॉवरेन उसे कभी अपना डिसाइपल नहीं बनाते। अपनी नफरत निकालने के लिए उसने हुओ पोयुन को एक ही झटके में हराकर इतनी बुरी तरह जलील किया था कि वो अपना कॉन्फिडेंस ही खो बैठा था। और अपनी नफरत निकालने के लिए युनचे ने जुन शिलेई के साथ वो सब कई गुना बुरा किया जो उसने हुओ पोयुन के साथ किया था। वो बस इतना करीब था स्वॉर्ड सॉवरेन की इस सक्सेसर को हमेशा के लिए खत्म करने के, जिसका फ्यूचर बहुत शानदार हो सकता था। क्या सच में बात को इतना आगे बढ़ाना जरूरी था? अगर मैं उसकी जगह होता, युनचे थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया और इससे पहले कि उसे पता चलता, उसने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी वापस अपने शरीर में खींच ली। वो जुन शिलेई को स्टेज से नीचे धक्का देने वाला था, पर इसके बजाय उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसे गिरने से ठीक पहले बहुत ही प्यार से पकड़ लिया। जुन शिलेई का बेजान शरीर उसकी बाहों में आ गया और उसके खून ने पल भर में युनचे के कपड़ों को लाल कर दिया। युनचे ने आइस फीनिक्स की सोल वापस खींच ली और उसे एक अजीब सी नजर से देखने लगा। जैसे ही जुन शिलेई को थोड़ा होश आया, वो ये देखकर सन्न रह गई कि युनचे ने उसे गले लगा रखा है। कांपते हुए उसने सीधा युनचे के चेहरे पर एक मुक्का मारा, पर उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह से बिखरी हुई थी। युनचे ने उस कमजोर मुक्के को आसानी से रोक लिया और धीरे से बोला, जुन शिलेई, तुम्हारे और मेरे बीच एक छोटी सी दुश्मनी है, पर ऐसी कोई बड़ी बात कभी नहीं थी जिसके लिए किसी की जान ली जाए। मैंने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं तुम्हें सही तरीके से हरा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे सबके सामने तुम्हारी इज्जत भी नहीं उछालनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए वो सीधा जुन शिलेई की आंखों में देख रहा था। उसके शब्द सिर्फ सच्चे नहीं थे, बल्कि उनमें प्रोफाउंड एनर्जी भी मिली हुई थी ताकि वहां मौजूद हर हैरान दर्शक उन्हें साफ साफ सुन सके। जुन वुमिंग का शरीर कांप उठा और उनकी आंखों में जज्बात छलक आए। वो किसी से भी बेहतर जानते थे कि जुन शिलेई के लिए इस माफी का क्या मतलब था। स्नो सॉन्ग रियल्म में युनचे की बेइज्जती करने के बाद
उसे स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म के लोगों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी थी। आज कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद युनचे ने पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के सामने उससे सच्चे दिल से माफी मांगने का फैसला किया। ये जिंदगी के एक ऐसे चक्र जैसा था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जुन शिलेई ने अपने होंठ थोड़े खोले। उसकी आंखें धुंधली थी, पर उस धुंध के पीछे नफरत अभी भी जिंदा थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ कर दूंगी? युनचे। और तभी अचानक उसके चेहरे पर एक शौक और डर आ गया और वो कांप उठी। युनचे से लड़ते हुए उसके कपड़े सिर्फ खून से ही नहीं सने थे, बल्कि वो पूरी तरह फटकर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वो कपड़े सिर्फ इसलिए टिके हुए थे क्योंकि उसकी प्रोफाउंड एनर्जी ने उन्हें बांध रखा था, पर उसकी प्रोफाउंड एनर्जी खत्म होने वाली थी और फिर उसका बिना कपड़ों का शरीर सबके सामने आ जाता। युनचे ने अपनी भौहें उठाई, पर तुरंत समझ गया कि क्या गड़बड़ है। उसने अपने हाथ उसके शरीर पर फेरे और अपनी बची हुई थोड़ी सी प्रोफाउंड एनर्जी से उसके फटे कपड़ों को वापस सील कर दिया। फिर उसने स्काई पॉइजन पर्ल से अपने सफेद कपड़े निकाले और एहतियात के तौर पर जुन शिलेई को पहना दिए। जुन शिलेई की सांसें बहुत कमजोर थी, पर उसकी आंखों में कोई एहसानमंदी नहीं थी। उसकी धुंधली आंखों में अभी भी नफरत का एक ऐसा पहाड़ था जो कभी पिघलने वाला नहीं था। मैं तुम्हें मार दूंगी। युनचे ने सिर हिलाया और अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जरूर, तुम जब चाहो मुझसे लड़ने आ सकती हो, पर उससे पहले तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसने बहुत ही प्यार से जुन शिलेई के बालों को सहलाया। अभी के लिए तुम्हें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। तुम्हें हमेशा बहादुर दिखने की जरूरत नहीं है, समझे? अच्छी बच्ची बनो। उसकी आंखें दया से भरी थी और उसकी आवाज बहुत ही प्यार भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जिद्दी बिल्ली को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। तुम। जुन शिलेई के होंठ खुले और उसकी नजरें अचानक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। वो पूरी तरह से कांपने लगी, जैसे युनचे की बाहों से छूटने की कोशिश कर रही हो। पर यह ज्यादा देर नहीं चला। उसका सिर युनचे के सीने से लगा और वो पूरी तरह बेहोश हो गई। सिर्फ वही जानती थी कि ये उसकी चोटों की वजह से था, या फिर वो युनचे की इन बातों और हरकतों को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। युनचे ने राहत की एक गहरी सांस ली। कितनी खौफनाक और मुसीबत खड़ी करने वाली औरत है। उम्मीद है इससे उसकी कुछ नफरत पिघल जाएगी, वरना एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म से बाहर आने के बाद वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। स्पेक्टेटर स्टैंड्स में हर प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर एक दूसरे को देख रहा था। बस कुछ ही सांस पहले माहौल एकदम भारी था और डर के मारे सबका चेहरा सफेद पड़ गया था। पर जुन शिलेई नेमलेस वोर्ड को तीसरी बार नहीं चला पाई और मैच एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जुन शिलेई बेहोश हो चुकी है। युनचे जीत गया। वो 3 दिन बाद लूजर्स ग्रुप के फाइनल मैच में लड़ेगा। ऑनरेबल क्यू हुई कि ये ऐलान करते ही चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। हुओ पॉयुन खुशी से उछलते हुए सबसे पहले चिल्लाया, वो जीत गया। ब्रदर युन जीत गया। ये लड़का सच में। हुओ रूली खुशी से दांत निपोड़ रहे थे। उनके दोनों हाथ लगातार अपना सिर खुजा रहे थे। वो खुशी के मारे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यान जुएहाई ने स्नो सॉन्ग रियल्म के लोगों की तरफ देखते हुए आह भरी। युनचे का नाम अब कई लेवल और ऊपर जाने वाला है। स्नो सॉन्ग रियल्म में ऐसे चुने हुए इंसान का आना सच में उनकी खुशकिस्मती है। मुहुआन जी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए लगातार हंस रहे थे। पूरे स्पेक्टेटर स्टैंड्स में, चाहे वो लोअर स्टार रियल्म्स के लोग हों या अपर स्टार रियल्म्स के, कोई भी अपनी जगह पर टिक नहीं पा रहा था। लू लैंगचुआन को हराने के तुरंत बाद एक और गॉड चाइल्ड युनचे से हार गया था, और तो और जुन शिलेई को लू लैंगचुआन से कहीं ज्यादा ताकतवर माना जाता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैच का ऐसा नतीजा निकलेगा। उनके चेहरों
और आंखों का शौक बहुत देर तक जाने वाला नहीं था। शुई मेन की मीठी आवाज खुशी से चहक रही थी। बिग ब्रदर यूनचे, आप बहुत स्ट्रांग हो। मुझे पता था आप इस पूरी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। उसे अपने आसपास के लोगों की अजीब नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर शुई कियानहेंग उसे पकड़कर ना रखते तो वो कब की कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर भाग गई होती। यूनचे के लिए शुई मेन के पागलपन को याद करते हुए शुई यिंग्युए ने शुई कियानहेंग की तरफ मुड़कर कहा, रॉयल फादर, आज से यूनचे की अचीवमेंट्स मेरी और जुन शिलेई की अचीवमेंट से कहीं ज्यादा होंगी। उसके फ्यूचर में लिमिटलेस पोटेंशियल है। मेन का यूनचे को पसंद करना कोई बचपना नहीं लगता। शायद आपको फिर से सोचना चाहिए।